हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कल तक के लेक्चर में हम लोग मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म में अभी तक 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, और उन 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उस कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उसके अगल बगल में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। कोई भी अगर हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे हम लोग इसमें स्विच ऑन करते करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है तो इसके सराउंडिंग में क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होती है वो करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। आप इस तार से कितना करंट फ्लो करवा रहे हो वो उसके अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उस करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। जब आप करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। और इस करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होने लग जाती है, कम, डिक्रीज करने लग जाती है। ये तमाम चीजें हमने कहां से सीखा था, बताओ? ये तमाम चीजें हमने कहां से सीखा था? ये तमाम चीजें हम लोगों ने लेक्चर 1 में ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट देखा था और उससे सीखा था। तो ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट ने इस चीज को साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेटेड हैं। जहां कहीं करंट फ्लो कर रहा है वहां मैग्नेटिज्म भी होगा, वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। समझ में आ गया? फिर हम लोग एक स्टेप आगे बढ़े थे कल। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये तो हमें क्लास 10th में ही पढ़ना होता है। ये एक रीजन है जिसमें किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को लेके आओ या मूविंग चार्ज को लेके आओ तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये भी कह दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किस में नापते हैं, टेस्ला में। किस में नापते हैं, टेस्ला में। और टेस्ला जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का एक बड़ा यूनिट है। फिर मैग्नेटिक फील्ड का छोटा यूनिट क्या है, गॉस। हमने बता दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड का बड़ा यूनिट टेस्ला है और एक टेस्ला 10⁴ गॉस के बराबर होता है। ये चीजें कल के नोट्स में ऑलरेडी हो चुकी थी। हम लोग डायनामिक्स ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रख दिया जाए तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, ये तमाम चीजें हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है, मतलब 4th लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हम लोग उस रीजन को बोलते हैं बच्चों जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता हो और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता हो। ऐसा कोई रीजन है जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवेलेबल है और मैग्नेटिक फील्ड भी अवेलेबल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बुला सकते हैं। और एक स्पेशल केस होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और आपस में मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो गया एक ही रीजन में तो उसको हम लोग क्रॉस फील्ड बोलते हैं, जिसके बारे में आगे पढ़ना है। आज हम लोग को बस इतना पढ़ना है कि अगर हमारे पास एक ही रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और उसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण एक चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा और उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, है ना। एक लॉरेंज नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फोर्स की डिस्कवरी की थी। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है और मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है, और इस दोनों फोर्स की जो रिजल्टेंट होती है, जो वेक्टर सम होता है, इसको हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। ध्यान रहे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो फोर्स लगता है Q × E के बराबर, याद है आपको, चैप्टर 1 में पढ़ा था आपने। और मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज को रखते हैं तो फोर्स लगता है Q × V × B के बराबर, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, है ना। तो यहां पर मेरे साथ आप एक पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट क्या रहेगा, पॉइंट सिंपल सा रहेगा, एक चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन साइमल्टेनियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, है ना। मतलब हमने कहा पहला पॉइंट जो आज के क्लास का होगा, हमने कहा ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, साइमल्टेनियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि वहां पर कौन कौन सा फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों टाइम वेरिंग फील्ड और एक साथ होगा, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं आप, एक साथ एक टाइम पर दोनों फील्ड लग रहा होगा, ठीक है। इन्हें साइमल्टेनियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स। उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, ठीक है।
इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स के रिजल्टेंट को हम लोग बोल देते हैं लॉरेंज फोर्स। कौन सा फोर्स? लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो हमने यहां पर कहा कि लॉरेंज फोर्स क्या है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, द रिजल्टेंट और वेक्टर सम, द रिजल्टेंट और वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है या जो वेक्टर सम होता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब दोनों फील्ड एक साथ हो, साइमल्टेनियस हो, एक समय पर हो, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स कहते हैं। इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। ऑब्वियस सा बात है कि ये वेक्टर सम ही होगा। वैसे भी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ जरा गौर फरमाइएगा। हम एक क्रॉस फील्ड बनाते हैं, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं जो आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। यहाँ बच्चे देखें बोर्ड पर, ये किस तरह के मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है बच्चों? क्रॉस से इन को दिखाते हैं तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। ठीक है, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है बच्चों। ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम बी से दिखा दिए। और मान लीजिए कि इसी समय में इसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और वो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको याद होगा चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन से दिखाने का काम करते हैं। इक्वल दूरी पर रखे गए पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दिखाने का काम करते हैं। अब अगर यहां पर किसी चार्ज को अपन ने रख दिया बच्चों, यहां पर अगर अपन ने किसी चार्ज को रख दिया, क्यू चार्ज को, जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मूव करवाना इसलिए जरूरी है ताकि उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगे। अगर चार्ज रुका हुआ रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसको कोई भाव नहीं देगा, मैग्नेटिक फील्ड का कोई फोर्स उस पर नहीं लगेगा। मतलब याद रखिएगा ये चीज कि अगर किसी साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग चार्ज है, रुके हुए चार्ज पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अगर मूविंग चार्ज है तो उस पर जो नेट फोर्स होगा, इस पर जो नेट फोर्स होगा, ये नेट फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं? Q इंटू ई। ये अपन चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में अगर किसी चार्ज Q को रख दोगे तो उस पर फोर्स कितना लगता है? Q इंटू ई। एम आई राइट बच्चों? और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि भाई साहब को मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, तो Q इंटू ई प्लस Q इंटू वी क्रॉस वी। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब अगर हम Q कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास लॉरेंज फोर्स का जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। जब हम लोग आगे कुछ लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पर ध्यान रखेंगे कि पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लिया करेंगे, फिर मैग्नेटिक फोर्स निकाल लिया करेंगे, और फिर देखेंगे कि उन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है। और फिर जैसे नॉर्मली दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं रूट के अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे ही रूट के अंदर में एफ ही का स्क्वायर प्लस एफ एम का स्क्वायर प्लस 2f ही एफ एम cos थीटा। मतलब मेन हमको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के बीच में एंगल कितने का है। मेरी बात समझ रहे हैं आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला? ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका? लॉरेंज फोर्स का। इस लॉरेंज फोर्स की अलग अलग एनालिसिस और तमाम चीजें हम लोग करेंगे, है ना। अभी फिलहाल हम लोग बस इसका फॉर्मूलेशन देख करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया लॉरेंज फोर्स का। तो आपको ये समझ में आ चुका है आज के लेक्चर में कि अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को एक साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में रखोगे तो उस पर जो नेट फोर्स लगता है उसको हम लोगों ने स्पेशली एक टर्म दे दिया लॉरेंज फोर्स। और याद रखेंगे कि ये मूविंग चार्ज पर दोनों फोर्स लगेगा, स्टेशनरी चार्ज पर सिर्फ क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स को चार्ज पार्टिकल के स्पीड वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है। या थोड़ा वेट कर लीजिए, एक साथ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक में? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट है यहाँ तक में? एनी डाउट अप टू हियर? चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक चीज समझिएगा, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक मूविंग चार्ज पार्टिकल होगा तो उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। लिख लीजिएगा इसको, अभी सुन लीजिए। अगर हमारे पास एक मूविंग चार्ज पार्टिकल हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में हो, अभी हम लोग अब साइमल्टेनियस फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, अब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। अगर वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पर फोर्स लगेगा। तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? तो हम लोगों ने कल मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसकी बात की थी, क्यू वी क्रॉस बी, यानी क्यू वी बी साइन थीटा। याद है ये चीज?
तो अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाए, अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाए, हमारे पास मान लीजिए कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग इस तरीके से भी तो सोच सकते हैं, ये ग्रुप ऑफ मूविंग चार्जेस है, या ये हर्ड ऑफ मूविंग चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस एक साथ मूव कर रहे हैं। नॉर्मली 99% केसेस में जब हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, जब हम लोग मेटालिक कंडक्टर्स की बात कर रहे होते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि कोई भी चार्ज क्यों मूव कर रहा है, मतलब ये हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें बहुत सारा चार्ज मूव कर रहा है। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, तो वो चुंबकीय क्षेत्र इस पर भी बल लगाने का काम करेगा, वो मैग्नेटिक फोर्स इस कंडक्टर पर भी फोर्स लगाने का काम करेगा। कैसे? तो इसके एक एक मूविंग चार्ज पर फोर्स लगेगा, और एक एक मूविंग चार्ज पर फोर्स लगते 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 इस पूरे कंडक्टर पर फोर्स लग जाएगा। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक टॉपिक बनता है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब एक ऐसा तार है, एक ऐसा वायर है जिससे करंट फ्लो कर रहा है, और उस वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ये कॉन्सेप्ट बनता है। तो बड़े आसानी से हम लोग इसको डिराइव कर लेते हैं। बोर्ड एग्जाम में नॉर्मली स्टेट बोर्ड में, हमारे बिहार बोर्ड में इस पर डेरिवेशन आता है 5 नंबर का, और सीबीएसई में इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। तो फिलहाल आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे, फिर इस पर क्वेश्चंस भी हम लोग क्लास में करेंगे, है ना। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा इसके बाद, वो टॉपिक होगा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर क्या फोर्स लगेगा। मैं कहूंगा कि बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये डेरिवेशन में वीवीआई टॉपिक है, और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए न्यूमेरिकल्स यहां से बनता है, ठीक है। तो अभी जो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से फार्मूला पूछ रहा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला, नंबर डेंसिटी का फार्मूला, ये तमाम फार्मूला इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि इस पार्टिकुलर टॉपिक को समझने में वो तमाम चीजें काम आएंगी। तो प्यारे बच्चों एक चीज समझिए, हमने यहां पर लिखा है लेट अस कंसीडर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका नंबर डेंसिटी, जिसके चार्ज कैरियर का, नॉर्मली करंट कैरिंग कंडक्टर का चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही क्यों ले, हम अल्फा पार्टिकल्स भी ले सकते हैं, प्रोटॉन्स भी ले सकते हैं, अगर मूव करवाने की औकात है हमारी तो हम दूसरे आयंस को भी मूव करवा सकते हैं। तो मैंने एक एजम्पशन लिया है कि मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, जिस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर है वो Q है, और इस चार्ज कैरियर का जो नंबर डेंसिटी है वो स्मॉल n है, और ये पूरा कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मतलब पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि हमारे पास क्या है, ठीक है। हमने ये एज्यूम किया है कि हमारे पास इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये हमारे पास सपोज करो एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, और इस मैग्नेटिक फील्ड में प्यारे बच्चों हमने क्या कर दिया है, एक कंडक्टर को रख दिया है, एक कंडक्टर को रख दिया है, ठीक है। ये मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है जो इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये मान लीजिए हमारे पास कंडक्टर है। फॉर आवर कन्वीनियंस हम लोग कह देते हैं कि इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चों वो ए है, और इसका जो लेंथ है वो एल है ना। और हमने कहा कि इसका नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मतलब इसके 1 मीटर क्यूब में, इसके 1 मीटर क्यूब में कितने चार्ज कैरियर हैं, तो स्मॉल एन से हमने उसको दिखा दिया। यहां पे हमने लिखा हुआ है, आप बड़े बारीकी से देखिएगा तो आपको दिखेगा स्मॉल एन जो है, यहां पे स्मॉल एन जो है हमने ले लिया है कि ये नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्यू है। इसका चार्ज कैरियर क्यू है, मतलब इसके अंदर में जो फ्री चार्ज मूव कर रहा है वो क्यू है, और ये बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है प्यारे बच्चों, बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम लोगों ने क्या ले ली है, बी ले ली है। अब जरा गौर फरमाएंगे, हमारे पास मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे हमको फोर्स निकालना है, तो हमारा जो स्ट्रेटजी होगा वो ऐसा होगा कि हम इस पर एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको एक एलिमेंट दिख रहा है, हम यहाँ पे एक एलिमेंट कट कर लेंगे और इस एलिमेंट पर पहले हम लोग फोर्स निकालेंगे। जब इस एलिमेंट का फोर्स हमारा निकल जाएगा तो उसको पूरे कंडक्टर के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अगर इस एलिमेंट में सपोज करें इस एलिमेंट में एक चार्ज पार्टिकल होता, एक चार्ज पार्टिकल, एक सिंगल, तो उस पर कितना फोर्स लगता, क्यू वी बी साइन थीटा। कल हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था ना, एक सिंगल चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगता, क्यू वी बी साइन थीटा। और हम ये चीज जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके वेलोसिटी को हम लोग वीडी से दिखाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जानते हो ना। अगर ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर में अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो उनके वेलोसिटी को, उनके एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं और वीडी से दिखाते हैं।
तो अगर यहां पर एक चार्ज पार्टिकल हो, एक सिंगल चार्ज पार्टिकल, तो उस पर कितना फोर्स लग जाए, क्यू वी डी बी साइन थीटा, क्यू वी डी बी साइन थीटा। यहां पे वी डी का कोई अलग सिग्निफिकेंस नहीं है, यहां पे वी और डी कोई अलग अलग चीज नहीं है, यहां पर वी डी एक कंबाइंड टर्म है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्यू वी डी बी साइन थीटा हो जाएगा, है ना। लेकिन एक चार्ज रहे तब तो। हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारे कंडक्टर्स के अंदर में ओशियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में मैं पढ़ा रहा था। ऐसे अगर हम दूसरे चार्ज कैरियर्स की भी बात करें तो हमारे कंडक्टर्स के अंदर में ओशियंस ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे, मतलब ओशियंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होते होंगे, कोई भी फ्री चार्ज पार्टिकल होता होगा। तो हमको पहले निकालना पड़ेगा कि इसके इतने छोटे से एरिया में टोटल कितना चार्ज होगा। एक चार्ज पर इतना फोर्स लग रहा है तो टोटल चार्ज पर अगर मान लो 5 चार्ज आएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 आएगा तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, n आएगा तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पर टोटल चार्ज होगा कितना? इसका नंबर डेंसिटी, मतलब इसके 1 मीटर क्यूब में स्मॉल n चार्ज है, तो 1 मीटर क्यूब में स्मॉल n चार्ज है, तो 5 मीटर क्यूब में कितना? 5 गुने स्मॉल n, नहीं, यह स्मॉल n गुने 5, 10 मीटर में 10 मीटर क्यूब में स्मॉल n गुने 10 मीटर क्यूब। अब इस छोटे से एलिमेंट का मुझे नहीं मालूम कि क्या वॉल्यूम है, तो मैं एक काम करूंगा ना, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको इसके लेंथ से गुना कर दूंगा तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। और नंबर डेंसिटी को अगर वॉल्यूम से गुना कर दिया जाए, नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इकाई वॉल्यूम में कितना चार्ज है। इसको अगर वॉल्यूम से गुना कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज निकल जाएगा। जब हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज निकल जाएगा तो एक चार्ज पर इतना फोर्स लग रहा है, हम नंबर ऑफ चार्ज से गुना कर देंगे तो इस पूरे एलिमेंट पर फोर्स निकल जाएगा, और वो इस एलिमेंट पर फोर्स निकलेगा। अगर पूरे कंडक्टर पर निकलना है, उसी को क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? हम क्या करने वाले हैं, ये समझ में आ रहा है? बहुत ही क्रिस्टल तरीके से समझो, क्लियर तरीके से समझो, बहुत ही क्लियर तरीके से समझो, ताकि ये डेरिवेशन तुम खुद से भी कर सको, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट कट करता हूं, डीएल लेंथ का। कितना लेंथ का? डीएल लेंथ का। और ये चीज तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इस कंडक्टर से हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई करंट। कितना करंट? आई करंट, ठीक है। तो अब एक दो बातों को हमें सीखना होगा यहां पर। सबसे पहली चीज जो मैं यहां लिखूंगा, सबसे पहली चीज ये लिखूंगा कि यहां पर पहले निकालते हैं हम लोग नंबर ऑफ चार्जेस या चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन स्मॉल एलिमेंट। जो हमारे पास छोटा सा एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट में कितना नंबर ऑफ चार्ज होगा। जो स्मॉल एलिमेंट हमारे पास डीएल लेंथ का है, तो देखो इसको हम लोग अगर कैपिटल एन से दिखाते हैं तो नंबर डेंसिटी है स्मॉल एन। नंबर डेंसिटी मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज होगा, और इसका अगर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इस छोटकू से एलिमेंट का लेंथ डीएल है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एन ए इंटू डीएल। ए इंटू डीएल वॉल्यूम हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज हो जाएगा एन ए डीएल। ये सबको समझ में आता है? बोलो यस और नो। क्लियर है ये चीज? चलो अब हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स भी क्या होगा? छोटू सा फोर्स होगा। तो अगर बाबू मेरे, अगर एक चार्ज होता, इस छोटू से एलिमेंट में एक चार्ज होता, तो उस पर कितना फोर्स लगता? उस पर लगता क्यू वी डी बी साइन थीटा। अगर एक सिंगल चार्ज होता तो, लेकिन यहां पे टोटल चार्ज कितना है? एन ए डीएल। तो ये क्या लग जाएगा? एन ए डीएल। आप लोग सहमत है मेरी बातों से? ये हम लोगों ने बस नंबर ऑफ चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला दिख बहुत बना रहा है, एन ए डी एल क्यू वी डी बी साइन थीटा, लेकिन डरना नहीं है इससे। वी डी बी साइन थीटा, ये तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया एक चार्ज का, इसको हम लोग नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है किसी का? एवरीथिंग इज क्लियर? क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ? चलो अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे, यहां पर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे। तुमको अगर तुम्हारी पुरानी बातें याद हो तो एक चीज मैं तुमको कहना चाहूंगा। करंट का तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, सब लोग बोर्ड पर देखना अच्छे से। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एन क्यू ए वी डी, इसको मैं एक साथ लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? तुम्हें से आधे बच्चों को समझ में आ गया होगा। एन ई ए वी डी ये करंट का फॉर्मूला होता था, तो वहां पर हम लोग चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन को मानते थे, तो एन ई ए वी डी होता था। यहां पे हम लोगों ने चार्ज कैरियर क्यू को माना है, तो एन क्यू ए वी डी ये हो जाएगा करंट का फॉर्मूला। मैं इसीलिए आपसे फॉर्मूला पूछ रहा था। मैं जब क्लास शुरू करते हुए आपसे फॉर्मूला पूछ रहा था तो आपको बेइज्जत करने के लिए नहीं पूछ रहा था, मुझे आंसर चाहिए था,
ताकि मैं क्लास को आगे लेकर के जा सकूं, ठीक है। और NQAVD को हटाने के बाद यहां पे क्या बच जाता है, DLB sin थीटा, DLB sin थीटा। अब थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाओ तो हम लोग लिख सकते हैं DF इज इक्वल टू कितना, IDLB sin थीटा। सर ऐसा आपने कैसे लिख दिया, क्योंकि I बराबर होता है NEAVD अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज करियर हो तो, और अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज करियर नहीं है तो लोग क्या लिख सकते हैं इसको, NQAVD। समझ में आई मेरी बात। तो ये हमारे पास वर्किंग फॉर्मूला आ गया। छोटू से एलिमेंट पर कितना फोर्स लगेगा उसका, छोटू से एलिमेंट पर लगने वाला फोर्स हमारा निकल गया कि छोटू से एलिमेंट पर कितना फोर्स लगेगा, ये हमने निकाल के दे दिया। छोटू से एलिमेंट पर IDLB sin थीटा के बराबर फोर्स लगेगा, ठीक है। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, वी ऑल नो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको अगर फोर्स को अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। इस चैप्टर में ऐसा बहुत सारा कंडीशन आएगा जिसमें करंट को वेक्टोरियल बिहेवियर शो करना पड़ेगा, लेकिन करंट वेक्टर तो है नहीं। तो इस चैप्टर में हम लोग एक नया क्वांटिटी डिस्क्राइब करते हैं या डिफाइन करते हैं, करंट एलिमेंट। किसी तार में बहने वाले करंट को अगर उसके लेंथ से गुना कर दोगे तो करंट एलिमेंट मिल जाएगा तुमको। जैसे मान लो ये कोई तार है जो कि 2 मीटर का तार है मान लेते हैं, और इससे 3 एम्पियर करंट पास कर रहा है आई कैप में, मतलब एक्स दिशा में, तो इसका करंट एलिमेंट वेक्टर हो जाएगा 3 × 2, और आई कैप है तो 3 × 2 6 एम्पियर मीटर आई कैप। तो करंट एलिमेंट एक वेक्टर की तरह बिहेव करता है। ये जो आइडियल है ना, करंट इंटू लेंथ, ये एक वेक्टर की तरह बिहेव करता है। समझिए इस चीज को। वैसे भी आपको अगर आप एक चीज क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आप AB sin थीटा की बात करें तो AB sin थीटा A क्रॉस B के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, A क्रॉस B। AB sin थीटा A क्रॉस B के बराबर होता है। तो यहां पे अगर अपन आइडियल की बात करें, किसकी बात करें, आइडियल की, और आइडियल को हम एक वेक्टर A मान लें, तो ये AB sin थीटा दिख रहा है आपको। तो आप अगर इसको वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहें, कौन सी नोटेशन में, इन वेक्टर नोटेशन अगर आप इसको लिखना चाहें, मतलब आप अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें प्यारे बच्चों, तो लिख सकते हैं इसको DF इज इक्वल टू IDL, DL के ऊपर में वेक्टर लगा दो, IDL क्रॉस B। सर B क्रॉस IDL भी तो लिख सकते थे, वो भी वही आता, वो डायरेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर पाता है, इसीलिए उसको हमने ऐसे नहीं लिखा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर के फॉर्म में आ गया। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला है, ये फॉर्मूला इस छोटे से एलिमेंट का ही है। अभी तक हम लोगों ने पूरे वायर के लिए फॉर्मूला नहीं निकाला। अभी तक हमारा फॉर्मूला छोटू से एलिमेंट का ही है, पूरे वायर के लिए हम लोग फॉर्मूला अभी तक निकालने का काम नहीं किया है। अब एक चीज समझो, एक बहुत ही फंडामेंटल चीज है, उसको समझो। अगर पूरे वायर के लिए निकालना होगा फोर्स, नेट फोर्स ऑन कंडक्टर, क्या निकालना होगा, नेट फोर्स ऑन कंडक्टर। पूरे कंडक्टर पे अगर फोर्स निकालना होगा तो पूरे कंडक्टर का फोर्स क्या हो जाएगा, इस DF का इंटीग्रेशन करोगे तो F हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन IDL क्रॉस B, इंटीग्रेशन के अंदर में आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, कोई डाउट है किसी को यहां तक में। एक चीज गौर करना मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसको ना इंटीग्रेट करके इसको इंटीग्रेट किए होते, IDLB sin थीटा को इंटीग्रेट किए होते, मतलब स्केलर फॉर्म में ही हम लोगों ने इंटीग्रेशन यूज किया होता। जरा बोर्ड पर देखिएगा, ये इंटीग्रेशन अगर हम लोगों ने स्केलर फॉर्म में ही किया होता, IDLB sin थीटा का इंटीग्रेशन किया होता, तो करंट बीइंग ए कांस्टेंट लात मार के बाहर निकाल देते। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट तो उसको भी निकाल देते बाहर, sin थीटा को भी बाहर निकाल देते, तो इंटीग्रेशन में बस क्या बच जाता, DL, और DL का इंटीग्रेशन क्या आएगा, L, क्या आएगा। आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते, किसको इंटीग्रेट करते, IDLB sin थीटा को, नेट फोर्स निकालने के लिए, ये B sin थीटा तो बाहर निकल जाता, और DL का इंटीग्रेशन क्या हो जाता, L। तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला आता फोर्स का, वो आ जाता ILB sin थीटा। क्या आ जाता, ILB sin थीटा। मतलब अगर मैं एक कंक्लूजन टाइप से लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं, इसको अगर मैं कंक्लूजन बना के लिखूं प्यारे बच्चों, कि इसको एक मैं कंक्लूड करके लिखूं, तो मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स कितना होगा, कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना होगा। तो स्केलर फॉर्म में डायरेक्ट बात करें अगर, तो फोर्स क्या हो जाएगा, ILB sin थीटा। क्या मैंने सही लिखा, यस और नो बोलो, क्या मैंने सही लिखा, ILB sin थीटा। अब इसमें L क्या है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, इतनी सेंस तो आपके पास होगी। B क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड। I क्या है, तो करंट। थीटा क्या है गुरुजी, थीटा क्या है, तो थीटा जो है एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट, एंगल बिटवीन, मैं करंट एलिमेंट को अभी से एक वेक्टर की तरह डिनोट करूंगा, मतलब करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन इनटू लेंथ, है ना।
और यहाँ पर ये एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। और कुछ बातें तो कल से आप वापस से समझ सकते हो। अगर कोई आपसे पूछेगा कि एलिमेंट पर फोर्स जीरो कब होगा, या करंट कैरिंग कंडक्टर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखा हुआ है तो उस पर फोर्स जीरो कब होगा, है ना, जब साइन थीटा जीरो होगा। अरे करंट एल और बी ये तीनों तो जीरो हो नहीं सकता है। अगर आपने कल के क्लास को अटेंड किया है, नहीं किया तो पिछले वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, मैंने यही पढ़ाया था ना आप लोगों को। कल के ऑफलाइन लेक्चर में और साथ साथ वीडियो लेक्चर दोनों में सेम चीज हुआ था कि अगर आपको आपके करंट का मतलब अगर मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाना है जीरो, तो उसके लिए साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। वेलोसिटी जीरो वाला केस तो यहाँ पे चलेगा नहीं, क्योंकि करंट है तो वेलोसिटी जीरो हो नहीं सकता। तो हम लोग अगर देखें, क्या देखें, केस ऑफ क्या देखें, जीरो मैग्नेटिक फोर्स। मतलब जीरो मैग्नेटिक फोर्स का अगर केस देखें तो जीरो मैग्नेटिक फोर्स कब हो सकता है, जब थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री, या थीटा बराबर क्या हो, मतलब जब करंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करे। मतलब करंट एलिमेंट क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, पैरेलल। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड आगे की ओर है और तार में करंट भी आगे फ्लो कर रहा है, उस केस में थीटा जीरो तो साइन थीटा कितना, जीरो, साइन थीटा जीरो तो फोर्स कितना, जीरो। अगर मान लो करंट मान लो मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज करो बच्चे बोर्ड पर देखो, मैग्नेटिक फील्ड है आगे की ओर और करंट मान लो, इसको पीछे की ओर ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड है पीछे की ओर और करंट है आगे की ओर, तो यहां पर थीटा कितना होगा 180 और साइन 180 कितना हो जाएगा, तो फोर्स भी कितना हो जाएगा। इस फॉर्मूले में साइन की जगह पे जीरो पुट कर दें। और आप लोग ही मुझे बताओ, आप लोग मुझे कन्वे करो कि यहां पर मैक्सिमम फोर्स कब आएगा, केस ऑफ मैक्सिमम फोर्स। तो कल मैंने पढ़ाया था कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स के लिए क्या कंडीशन है, साइन थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, साइन थीटा को क्या होना पड़ेगा, साइन थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। मतलब साइन थीटा किसके बराबर, साइन थीटा 1 के बराबर, यानी थीटा किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। तो ये मैंने पढ़ा दिया था। अगर मैग्नेटिक फील्ड आगे की ओर जा रहा है और करंट फ्लो कर रहा है किधर, परपेंडिकुलर उसके, मतलब अगर करंट एलिमेंट, बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, अगर करंट एलिमेंट परपेंडिकुलर हो गया किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम फोर्स क्या आएगा, ILB इंटू साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा ILB, ये क्या हो जाएगा ILB। समझ में आया। तो ये हम लोगों ने आज के लेक्चर में देखा मेनली कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है और किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा होता है। आने वाले लेक्चर्स में हम इस पर न्यूमेरिकल्स करके इसके कॉन्सेप्ट को और रॉबस्ट बनाने का काम करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं।